प्यारे दर्शकों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अमनदीप शर्मा और आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और पढ़ाई की इस श्रृंखला में, पठन पाठन की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया और उसके भेद। जी हाँ, क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाला एक अंग होता है, जिसकी जानकारी, जिसका ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। क्रिया किसे कहते हैं और इसके भेद क्या हो सकते हैं, आज इनके ऊपर ही हमारा ये जो मुख्य व्याख्यान रहेगा। तो बात करते हैं क्रिया की। आपने देखा होगा कि जो कोई भी वाक्य है वो कभी भी क्रिया के बिना नहीं होता। जैसे मोहन, अब मोहन बोलने के बाद उसके बाद एक जिज्ञासा रहती है, उस जिज्ञासा की जो पूर्ति है वो क्रिया के माध्यम से होती है। अब हमने कहा मोहन जाता है, खाता है, सोता है, नहाता है, पीता है, तो ये इतनी सारे जो हमने शब्दों का प्रयोग किया, ये जो पद हैं यह ही क्रिया कहलाते हैं। क्रियाओं के माध्यम से ही वाक्य की पूर्ति मानी जाती है। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। जिस पद से कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। दोस्तों, इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक बार फिर से इसकी परिभाषा को देखते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? जिस पद से कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। अब बात आती है कि क्रिया के भेद कितने हो सकते हैं। तो देखिए, यहां पर क्रिया का पहला भेद है सकर्मक और दूसरा भेद है अकर्मक। कुछ क्रियाएं जो हैं वो सकर्मक होती हैं और कुछ क्रियाएं जो हैं वो अकर्मक होती हैं, इसलिए इनको दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अब सकर्मक कहने का क्या भाव है, क्यों इन्हें सकर्मक कहा जाता है? तो देखिए, स धन कर्म, सकर्म, सकर्मक, और यहां पर देखिए अधन कर्म, अकर्म, अकर्मक। देखिए दोनों का जो आशय है वो क्या है? सकर्म कहने का मतलब है कर्म सहित, जिसमें कर्म साथ में रहता है। जैसे कारकों में हमने पढ़ा कर्ता ने कर्म को, तो को की विवक्षा जहां पर हमेशा रहती है उन क्रियाओं को हम कहते हैं सकर्मक। जैसे यहां उदाहरण दिए, लिखना। क्या लिखना? किसको लिखना? जैसे मान लीजिए पुस्तक को लिखना। पढ़ना, क्या पढ़ना? किताब पढ़ना या किताब को पढ़ना, यहां कर्म की विवक्षा आ रही है। दिखाना, क्या दिखाना? चित्र दिखाना, तो यहां भी कर्म आ रहा है, इसलिए इसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। अब देखिए यहां पर देखिए अकर्म, कर्म से जो रहित है उसे कहेंगे अकर्मक। उदाहरण दिया, आना, जाना और रोना। आना, क्या आना? ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा बोला जाता है क्या? आना, ये जरूर पूछा जाता है कौन आएगा या किसका आना, ऐसा जरूर पूछा जाता है। जाना, किसका जाना या कहां जाना, कैसे जाना, परंतु किसको या इस प्रकार से नहीं बोला जाता। रोना, यह रोना जो है यह भी जो है अकर्मक है। तो इस प्रकार से ये सकर्मक और अकर्मक के भेद होते हैं। आइए जानते हैं इनकी परिभाषा और इनके बारे में और विस्तार से। अब देखते हैं, जो क्रिया का पहला भेद है वो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है? जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता पड़ती है, जिन क्रियाओं को किसकी आवश्यकता पड़ती है? कर्म की आवश्यकता पड़ती है, वे सकर्मक क्रियाएं
कहलाती हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि जहां जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म जरूर आता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रियाएं। उदाहरण देखिए, मैंने नीता को यह बात बताई। मैंने, देखिए मैंने पद जो है वो तो आगे कर्ता, ये क्या है? ये कर्ता है और ये मैंने जो है सर्वनाम रूपी कर्ता है। नीता को, कर्म को, तो यहां कर्म आ गया। यह बात बताई, बात यहां पर देखिए क्या है? बात। यहां भी जो बात शब्द है ये भी क्या है? सकर्मक है। यह शब्द जो है इसके साथ इसकी विशेषता को बता रहा है, सार्वनामिक प्रयोग है। यह बात बताई, सार्वनामिक विशेषण को बता रहा है यहां पर। तो मैंने नीता को, तो नीता को पद जो यहां पर प्रयुक्त हुआ है क्रिया में, तो ये क्या है? यह है सकर्मक क्रिया। आइए देखते हैं और उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, बच्चों ने, कर्ता ने, कर्म को, पिता को, कर्म आ गया यहां पर भी, गाना सुनाया, पिता को गाना सुनाया। तो यहां पर जो पिता को, ये क्या आ गया यहां पर? सकर्मक, सकर्म आ गया, कर्म आ गया और साथ में क्रिया आ गई, गाना सुनाया। तो इस प्रकार से जैसे मोहन ने भिखारी को खाना खिलाया, खिलाया, खाना खिलाया। तो यहां भी देखिए मोहन, मोहन ने कर्ता आ गया, कर्म को, कर्म है यहां पर भी इस क्रिया में भी, तो कर्म को खाना खिलाया। खाना खिलाया जो है वो क्या है? क्रिया रूप है। अब देखते हैं क्रिया का दूसरा भेद क्या है। तो दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं को, परिभाषा देखिए, जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। फिर से देखेंगे एक बार, जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें हम कहते हैं अकर्मक क्रियाएं। उदाहरण देखिए क्या है? आना। अब देखिए आना एक क्रिया है, तो इसमें क्या बनेगा? मोहन का आना, मोहन का आना। तो यहां पर मोहन का आना बन रहा है, परंतु कर्म से इसकी सूचना नहीं हो पा रही है। इस क्रिया के लिए कर्म आवश्यक नहीं है। अब देखिए यहां पर हंसना, हंसना जो है वो क्या है? चित्र पर हंसना, चित्र को हंसना, ऐसा प्रयोग जो है वो नहीं किया जा सकता। अर्थात यहां जो क्रिया है इस क्रिया को कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए रोना, किसको रोना बन सकता है, परंतु ध्यान देने वाली बात है किसको रोना जो है वो गलत एक प्रयोग है। होता क्या है उसकी जगह किसके लिए रोना, ये मुख्य उसका रूप बन सकता है। तो यहां भी जो रोना क्रिया है इसको कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसको कर्म के बिना भी इसके वाक्य बन जाते हैं। जैसे बालक का रोना, दौड़ना, खेलों में दौड़ना, दौड़ना भी जो क्रिया है इसको भी कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो अर्थ क्या हुआ कि जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कर्म के बिना भी जिनका काम चलता है, उन क्रियाओं को अकर्मक क्रियाएं हम कह सकते हैं। अब देखते हैं एक और खास बात कि जो अकर्मक धातुएं होती हैं या क्रियाएं होती हैं उनसे सकर्मक क्रियाएं बनाई जा सकती हैं। तो किस प्रकार से देखिए, जैसे ये है उठना जो है अकर्मक क्रिया है और इसका बन गया सकर्मक में उठाना, किसी को उठाना, उड़ना, उड़ाना, जहाज को उड़ाना, कर्म आ गया ना यहां पर।
मरना, मारना, किसी को मारना। घिरना, घेरना, घिरना जो है वो क्या है, अकर्मक है और इससे बन गया घेरना। अब आगे देखते हैं, अकर्मक है कटना, कटना क्या है, अकर्मक और उससे बन गया काटना। समर, ये बन गया सकर्मक, बन गया काटना। तो परीक्षाओं में भी कई बार आपको अकर्मक धातुएं दी जा सकती हैं जिससे आपको सकर्मक बनाना होता है। तो देखिए, चलना, चलाना, लुटना, लुटाना, खुलना, खोलना। खुलना का खुलाना नहीं कर देना है, खुलना का क्या आएगा, खोलना आएगा। तो ये थे अकर्मक से सकर्मक क्रियाएं बनाने के प्रकार। किस प्रकार से अकर्मक को सकर्मक में परिवर्तित किया जा सकता है। अब जानते हैं प्रेरणार्थक क्रियाओं के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है क्योंकि प्रेरणार्थक क्रियाओं के बारे में कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में या सामान्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। कुछ क्रियाएं हमें दी जाती हैं जिनको हमें प्रेरणार्थक में बदलना होता है। तो कैसे बदलेंगे, पहले तो देखेंगे इसकी परिभाषा। तो देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा का मतलब जहां पर किसी दूसरे को प्रेरणा दी जाती है क्रिया के माध्यम से, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। इसकी परिभाषा क्या है, जिस क्रिया से कर्ता के स्वयं करने का बोध ना होकर किसी अन्य से करवाने का बोध होता है। जहां पर कर्ता स्वयं क्रिया को नहीं करता है, वो क्रिया को किसी अन्य से करवाता है, वो क्रिया बन जाती है प्रेरणार्थक क्रिया। कैसे, जैसे यहां पर उदाहरण में दिखाया गया है। लिखना, अब लिखना तो कर्ता स्वयं लिख रहा है, मैं लिख रहा हूं या मोहन लिख रहा है, तो मोहन का लिखना या मेरे द्वारा लिखना ये कर्ता के द्वारा किया जा रहा है। परंतु किसी दूसरे से जब मैं इसको करवाऊंगा, लिखवाऊंगा, तो उसे बोलेंगे लिखाना। लिखना, लिखाना या लिखवाना। लिखाना की जगह इसको हम कर सकते हैं लिखवाना। लिखना, लिखवाना। काटना, कटवाना। काटना, काट तो मैं स्वयं भी सकता हूं या कोई और भी व्यक्ति काट सकता है, परंतु जब मैं किसी से उस कार्य को करवाऊंगा तो क्रिया बन जाएगी कटवाना। अब देखिए पढ़ना, अब मैं पढ़ता हूं, मोहन पढ़ता है, राम पढ़ता है, परंतु मोहन जब किसी से पढ़वाएगा तो क्या बनेगा, पढ़ना, पढ़वाना। पढ़ना, पढ़वाना, इस प्रकार से बन जाएगी। तो वो बन गई प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्यारे दर्शकों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और क्रिया से संबंधित और भी यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो उनको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को अच्छी लगने पर आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे, ये ज्ञान पहुंचे, ये ज्ञान की गंगा अन्य लोगों तक पहुंचे, तो उसके लिए आप जो है एक पुनीत कार्य कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।